हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चंस और ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। प्रैक्टिस सेट में जो है तीसरा करवा रही हूँ। आप लोगों से कहा था कि जब मैं एनसीईआरटी की जो बुक है, एनसीईआरटी की जो बुक ज्योग्राफी की है, वो जब कंप्लीट हो जाएगी तो मैं जो है आप लोगों को क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगी और इसमें मैं प्रैक्टिस सेट तीसरा करवा रही हूँ। स्टार्ट कर दिया था प्रैक्टिस और 6 to 8 की जो ज्योग्राफी है ना, वो पूरी मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अगर आप लोगों का CTET पेपर 2 SST है, जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, अगर आपका CTET पेपर 2 SST है, अगर आप सेल्फ स्टडी से अपना CTET निकालना चाहते हैं तो मैं यही एडवाइस करती हूँ कि एनसीईआरटी की बुक पढ़िएगा। ठीक है, एनसीईआरटी SST की बुक जो है आप लोगों को प्रेफर करना है और वो इसलिए क्योंकि आप लोगों को ना ये क्वेश्चन जब मैं करवाऊंगी तो आप लोगों को देखकर पता चलेगा कि फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि एकदम बेसिक से एकदम लाइन टू लाइन जो है आप लोगों को अच्छे से समझ कर जो है पढ़ना है। ये नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ लिया। देखिए पहले क्वेश्चन जो है, जो स्टार्टिंग में पेपर होता था ना, 2011-12 की बात कर रही हूँ, ठीक है, उस टाइम पे फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, लेवल जो है बढ़ चुका है। और अगर आप जो है CTET पेपर 2 SST में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस जो है कुछ इस तरीके से करनी पड़ेगी। देखिए मैं जो है जो क्वेश्चंस मैंने लिया है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिया है, लेकिन आप लोगों को जो मैं करवाऊंगी ना एक्सप्लेनेशन के साथ कराऊंगी। इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर क्वेश्चन कहीं से घुमा के भी पूछा जाए तो वो आप जो है गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस जो है मैं आप लोगों को 7 से 8 क्लास या 10 क्लास जो है मैं ज्योग्राफी की प्रैक्टिस की क्लास दूंगी और जिसमें कि आपके 40 मार्क्स में से आप लोगों को बता दूं कि CTET में जो है ना 13-14 क्वेश्चन जो है सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी के होते हैं। तो ये अगर चाहते हैं ना कि ज्योग्राफी के आपके एक भी नंबर ना जाए तो ये प्रैक्टिस सेट जो है आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। यहाँ से अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको एक जो है हेल्प जरूर मिलेगी। जो भी PDF है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ। और हाँ, जिन लोगों ने भी ज्योग्राफी की जो मैंने बेसिक से एकदम एनसीईआरटी करवाई, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है और आप एक सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप लोगों ने वो वीडियो जरूर देखिएगा। आपको जो है यहाँ से बहुत ही ईजिली नोट्स मिल जाएंगे और बहुत ही ईजिली चीज़ें जो है समझ में आ जाएंगी। बहुत ही आसान भाषा में जो है मैंने समझाने की कोशिश की है। बाकी आप लोगों की मर्जी है, जो चीज़ें आप लोगों को फ्री में मिलती है, मुझे मेरे हिसाब से अगर आप लोगों को एक हेल्प मिल रही है तो वो ले लेना चाहिए। ठीक है, देखिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज हिट लाइक बटन, लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, लोगों को इससे हेल्प मिलेगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, क्षुद्र ग्रह के बारे में नीचे वाक्यों को पढ़ें। देखिए क्षुद्र ग्रह के बारे में कुछ वाक्य दिया है। 6th क्लास की ज्योग्राफी का पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन देखिए ऐसे आता है क्वेश्चन। ठीक है, मैं जो कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से करवाया है, अगर आप लोगों ने नहीं किया तो जरूर देखिएगा। ठीक है, ज्योग्राफी में देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इसका, क्षुद्र ग्रह के बारे में कुछ वाक्य दिया है। यह सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ना, मैं दिखाऊंगी कि किसको बोला जाता है क्षुद्र ग्रह। पहले जो है इसको आप क्वेश्चन को देख लीजिए। ये सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं, बिल्कुल सही बात। कभी कभी पृथ्वी के नज़दीक आ जाते हैं और इस पर गिर जाते हैं, नहीं, क्षुद्र ग्रह जो पृथ्वी के नज़दीक नहीं आते। यह मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। मंगल ग्रह और बृहस्पति की कक्षाओं के क्या है, बीच में पाए जाते हैं। तो ये भी बात जो है सही है कि क्षुद्र ग्रह जो है ना, ये मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। तो A और C सही है। कहाँ पर, थर्ड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा। आप समझिए, देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों को दिख रहा होगा ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी, और ये जो क्षुद्र ग्रह है ना, ये किसके चारों ओर परिक्रमा लगा रहा है, किसी ग्रह की नहीं। जो क्षुद्र ग्रह है ये सूर्य के ही सभी जो है चारों ओर परिक्रमा। ये बुध है, ये आपका शुक्र है, ये आपका पृथ्वी है और ये आप लोगों का मंगल है। ठीक है, तो किसके चारों ओर परिक्रमा लगा रहा है क्षुद्र ग्रह, ये है किसके, सूर्य के चारों ओर जो है ये परिक्रमा क्षुद्र ग्रह लगाता है। और क्षुद्र ग्रह देखिए किसके बीच में पाया जाता है, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाया जाता है। अब बोला गया था क्षुद्र ग्रह जो पृथ्वी के नज़दीक, तो तीसरा ग्रह जो है पृथ्वी है और इसके नज़दीक जो है क्षुद्र ग्रह नहीं पहुंचता है। ठीक है, ये तो रहा इस क्वेश्चन के बारे में। अब आप लोग जो है जो मैं समझा रही हूँ वो समझिएगा। देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए क्षुद्र ग्रह के जो लेफ्ट साइड ग्रह हैं, ठीक है, क्षुद्र ग्रह के ये मतलब कि सूर्य के जो नज़दीक वाले ग्रह हैं, आपका बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी और मंगल, ये जो चारों ग्रह है ना, ये जो है सबसे छोटे ग्रह माने जाते हैं। इन्हें जो क्या कहा जाता है, छोटे ग्रह की संज्ञा दी गई है। लेकिन बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये जो है कौन से ग्रह हैं, ये बड़े ग्रह हैं। ठीक है, अब ये देखिए जितने भी छोटे ग्रह हैं
ठीक है, जो भी सूर्य के नज़दीक ये जो छोटे ग्रह हैं, ये जो है चट्टानों से बने होते हैं। किससे? सूर्य के नज़दीक हैं, और ये किससे बने होते हैं? चट्टानों से। याद रखिएगा, ये चट्टानों से बने होते हैं। और जो बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है, ये जो है गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। कई बार जो है पूछा गया है। जो भी छोटे ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, ये सूर्य के नज़दीक पाए जाते हैं, लेकिन बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ये जो है सूर्य के दूर पाए जाते हैं। ठीक है, जो बड़े ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, इन्हें जो है क्या कहा जाता है कि इनके ग्रह के चारों ओर जो है छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा ग्रह जो है कौन सा होता है? वो है बृहस्पति। देखिए, ये सभी जो चीज़ें मैंने फैक्ट्स बताए थे ना, ये आपके स्टेटमेंट बेस्ड में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने क्वेश्चन जो करवाया था उसमें जो है मैंने इसके बारे में बताया था, इसी पर जो है क्वेश्चन था। तो ये सब चीज़ें जो है, कोई भी देखिए क्वेश्चन कीजिए, उससे रिलेटेड हर एक चीज़ जो है पढ़ लीजिए, जिससे कि आपका क्वेश्चन अगर बदल कर आए उसी चैप्टर का, तो वो आपका गलत ना हो। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि ये सब चीज़ें जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। याद रखिएगा, सूर्य के पास वाले जो ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन्हें जो छोटे ग्रह की संज्ञा दी गई है। और ये ग्रह जो है चट्टानों से बने होते हैं। और जो सूर्य से दूर वाले ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये बड़े ग्रह हैं, और ये गैसों और तरल पदार्थों से बने होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करती हूँ वो क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। देखिए, पृथ्वी पर स्थान को अवस्थित करने में जो विषुवत वृत्त है, ठीक है, ये होता है विषुवत। ठीक है, विषुवत, ये आप इसको करेक्ट कर लीजिए। विषुवत वृत्त एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये जो है आपका ग्लोब है, तो सबसे बीचों बीच में जो रेखा होती है 0 डिग्री अक्षांश, इसे कहा जाता है विषुवत वृत्त। और विषुवत वृत्त जो है किसी भी पृथ्वी पर जो है स्थान को अवस्थित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण माप कर, मतलब जो विषुवत वृत्त है, अपने स्थान से ध्रुव तारे तक का कोण माप कर व्यक्ति विशेष अपने स्थान के अक्षांश को जान सकता है। तो ये भी बिल्कुल बात सही है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों सही है। ठीक है, तो देखिए कहाँ है ए और बी दोनों सही है। पहला ऑप्शन जो हमारा करेक्ट होगा, ए और बी जो है यहाँ पर दोनों सही है। विषुवत वृत्त याद रखिएगा 0 डिग्री अक्षांश पर पाया जाता है। और हाँ, जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, ये जो है एक किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता बताती हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या बताती हैं? किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता। आगे देखते हैं, यदि दो स्थान ए तथा बी 20 डिग्री पूर्व और 95 डिग्री पूर्व पर स्थित हैं, तो स्थान ए और बी कितना होगा? ये देखिए, ये जो है ना देशांतर होगा, देशांतर पर स्थित है। ये लगता है टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 20 डिग्री पूर्व देशांतर, ठीक है, और यहाँ पे 95 डिग्री पूर्व देशांतर। अब एक चीज़ याद रखिएगा, ये हमारा ग्लोब है, ये बीचों बीच से इधर वाले एरिया को जो है पश्चिम देशांतर बोला जाता है, और इधर जो होता है ये पूर्व देशांतर होता है। 180 पश्चिम देशांतर होता है, 180 जो है पूर्व देशांतर होता है, तभी तो ये पूरा मिलकर जो है 360 बनाता है। ठीक है, अब याद रखिएगा, जो आपका ये ग्रीनविच वाला जो टाइम होता है ना, ये जो है आपका 0 डिग्री पर है। ठीक है, और यहाँ पे जो है इससे, इस लाइन से जो है पूरब जाने पर जो है समय बढ़ता है, लेकिन इसके पश्चिम जाने पर जो है समय घटता है। अब ये जो है 20 डिग्री पूर्व की बात कर रहे हैं। मान लो 20 डिग्री पूर्व, मान लो कि मैं इसको मान लेती हूँ 20 डिग्री, ठीक है, 20 डिग्री, और 95 डिग्री, मान लो कि इसको मान लेते हैं 95 डिग्री, ठीक है, पूर्व पर स्थित है। अब इन दोनों के बीच जो है कितने समय का अंतराल होगा? कितने समय का? ये 95 है और ये 20 है, तो इसको कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखिए, आपको कितने समय का अंतराल पूछा है। यही जो है कई बार जो है पूछ देता है कि कितना समय होगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो अब इसको मैं निकालना बताती हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आता है। देखिए, याद रखिएगा, पहले जो मैं बता रही हूँ वो 1 डिग्री जो है ना 4 मिनट में घूमता है। ठीक है, 4 मिनट में, कहने का मतलब है 1 डिग्री 4 मिनट में, और 4, अगर हम 15 से 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाता है? 60। ठीक है, 60 मिनट। तो मतलब कि 60 मिनट में कितना घूमेगा? 15 डिग्री। ऐसे नहीं समझ में आया तो एक बार और समझिए, देखिए 1 मिनट, क्योंकि ये क्वेश्चन ना समझ में आना बहुत ज़रूरी है। 4 मिनट में 1 डिग्री घूमता है, तो 60 मिनट। अब 4 को कितने जा 60 होगा, क्योंकि ये 4 जो है क्या है? मिनट है, और हम जानते हैं कि 60 मिनट में कितना होता है आपका? 60 मिनट में 1 घंटा होता है। तो ये 15 डिग्री होगा। ठीक है, 15 डिग्री,
यहाँ पे 15 डिग्री में जो है क्या हो जाएगा, 1 घंटा जो है घूम जाएगा। ठीक है, अब 15 डिग्री में 1 घंटा घूमता है, अगर 1 डिग्री 4 मिनट में घूम रहा है तो 15 डिग्री जो कितना घंटे में घूमेगा, 1 घंटे में। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है 20 डिग्री पूर्व देशांतर और 95 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। तो इन दोनों के बीच में पहले निकाल लीजिए कि कितना डिग्री है। तो 95 में से अगर हम 20 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 7 आ जाएगा ना, 7 8 9, हाँ 75 डिग्री। अब हमारा कितना बताना है, 75 डिग्री। अगर 15 डिग्री 1 घंटे में घूम रहा है तो 75 डिग्री कितने घंटे में घूमेगा। तो अब ये देखिए 75 डिवाइडेड बाय हम क्या कर देंगे 15, तो 15 चौका 15 पचे 75, तो मतलब कितना निकल जाएगा 5 घंटे। अब आप सीधे आप लोगों को पता चल गया कि कितना घंटा होगा, 5 घंटे। देखिए अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप जो है कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अगर नहीं आया तो मैं दूसरे तरीके से आप लोगों को समझाऊंगी, लेकिन याद रखिएगा, ये अगर तरीका याद रखेंगे ना कि 4 मिनट में 1 डिग्री घूमता है तो 15 डिग्री जो है 1 घंटे में घूमेगा। ठीक है, 15 डिग्री 1 घंटे में घूमेगा। कैसे, अब ये सोचेंगे 15 चौका कितना होता है, 60 होता है ना, तो 60 मिनट हो गया। 60 मिनट इक्वल कितना होता है, 1 आवर, तो वही मैंने बताया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है अगर 15 डिग्री 1 घंटा लग रहा है तो 75 डिग्री कितना होगा, 75 डिवाइडेड बाई हम कितना कर देंगे 15, 15 पचे 75, मतलब 5 घंटे। अगर यही आपसे समय पूछ देता तो आप कैसे करते। मान लो 20 डिग्री पूर्व देशांतर पे बोला कि 2 बज रहा है, ठीक है, दोपहर के 2 बज रहा है, तो 95 पर कितना बचेगा। अब हमें इन दोनों को बीच में पता है कि 5 घंटे का अंतराल आ रहा है, तो 2 5 कितना हो जाएगा 7। इसका मतलब 95 डिग्री पर उस टाइम पे कितना बजेगा, 7 बजेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋतु के कारण के बारे में दिए गए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। देखिए, पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। हम सब लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर एक निश्चित दिशा में झुकी हुई है। ठीक है, लेकिन पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर जो है क्या करती है, परिक्रमा करती है, जिसके कारण देखिए जब पृथ्वी अपने अक्ष पर, जब पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती है तो जो है ऋतु में परिवर्तन नहीं होता, दिन और रात में परिवर्तन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, घूर्णन। क्या कहते हैं, घूर्णन। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो वो कहलाता है घूर्णन। जब लेकिन पृथ्वी जो है वह परिक्रमा करती है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, तो ऋतु में परिवर्तन होता है। तो ये बात तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट, ऋतु में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर और पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। बिल्कुल, ऋतु में परिवर्तन क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर जो है क्या करती है, परिक्रमा करती है, जिसके कारण ऋतु में परिवर्तन होता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ऋतु में परिवर्तन नहीं, पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो है दिन और रात में परिवर्तन होता है। याद रखिएगा, पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है, दिन और रात में परिवर्तन। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ए और बी जो है आपका सही होगा, मतलब सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। देखिए जरूर टाइम लग रहा है, लेकिन आप लोगों को इसी तरीके से जो है एक्सप्लेनेशन के साथ अगर समझेंगे तभी आप लोगों को फायदा होगा, नहीं तो डायरेक्ट आंसर पढ़ लेंगे तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मानसून वन होते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये मानसूनी वन कौन से होते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। बहुत अच्छे से पढ़ा है। उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन होते हैं उन्हें जो है मानसून वन कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय, तो ये पॉइंट तो गलत हो गया। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भूमध्य रेखा तथा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के आसपास पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप लोगों का जो है ये कर्क रेखा हो गया और ये मकर रेखा हो गया, ये विषुवत हो गया। ठीक है, यही जो क्षेत्र है यहाँ पर जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है, और यहाँ पे जो है सदाबहार वन, क्योंकि यहाँ पे जो है सूर्य की किरणें सीधे सर के ऊपर होती हैं और यहाँ का जो तापमान होता है बहुत ही अधिक होता है। यही कारण है कि यहाँ पे गर्मी अधिक होती है और इसी कारण जो है वर्षा भी अधिक होता है। तो ये ऑप्शन तो आपका करेक्ट है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पेड़ जो है शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं। नहीं भाई, उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन है वो जो पेड़ हैं शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां जो है झाड़ देते हैं, मतलब साल में जो है एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। कौन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है अपनी पत्तियां कभी भी नहीं गिराती, इसीलिए जो है इन्हें सदाबहार कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में साल, सागवान, नीम, ये तो पर्णपाती के जो है आपका उदाहरण है। ठीक है, या अबुनस, महोगनी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के जो उदाहरण है अबुनस, महोगनी, ये है इसके उदाहरण। ठीक है, आगे मैं इसके बारे में आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बनते हैं। देखिए, उष्णकटिबंधीय जो वन है
उच्च वर्षा करते हैं, क्योंकि उष्णकटिबंधीय जो वन है उच्च वर्षा क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो है यहाँ का तापमान जो है बहुत ही अधिक होता है। ये आपका कर्क रेखा हो गया, ये आपका विषुवत रेखा हो गया और ये आपका मकर रेखा हो गया, राइट। तो इनके बीच का जो क्षेत्र होता है ये विषुवत रेखा मतलब विषुवतीय क्षेत्र होता है। ये भूमध्य रेखा जो है इसके आसपास के क्षेत्रों में जो है क्या पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। यहाँ पे उच्च तापमान होने के कारण वर्षा जो है अधिक होती है, ठीक है। और ये पौधे जानवरों के जीवन के लिए विस्तृत विविधता काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वन है बहुत ही घने होते हैं, ठीक है। लगातार मतलब बहुत ज़्यादा पूरे साल जो है वर्षा होती है। यहाँ के वृक्ष जो है बहुत ज़्यादा घने होते हैं और इसीलिए जो है बोला जाता है कि यहाँ पर जो है जानवरों पौधों और जानवरों के जीवन का एक विस्तृत विविधता देखने को मिलती है। ये वन मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं, आबूनस, महोगनी, शीशम, ठीक है। ये वन जो है कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, देखिए भारत की बात कर रही हूँ तो जहाँ पे वर्षा अधिक होती है हम जानते हैं कि पश्चिमी घाट पे जो है वर्षा अधिक होती है। तो ये जो है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में भी, केरल और कर्नाटक के क्षेत्रों में। अब अगर बात करें तो महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। इधर अगर देखा जाए तो असम में पाए जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, नागालैंड में पाए जाते हैं, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यहाँ पर भी, तो याद रखिएगा इन जगहों पर जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं और आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, इसीलिए जो है ये फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और आप लोगों का सपोर्ट रहा तो पूरा जो है एसएसटी मैं इतना अच्छे से कराऊंगी ना कि आप लोग जो है एनसीईआरटी सीरीज़ का आपका एक भी क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। और CTET का जो बेस है ना वो एनसीईआरटी है। अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप लोग देखेंगे कि आप एसएसटी में एक अच्छा जो 40 का आपका स्कोर है ना, इसमें आप 35+ लेकर आएंगे, इतना मैं जो है दावे के साथ कह सकती हूँ। लेकिन ज़रूरत है कि जिस तरीके से मैं बता रही हूँ वैसे करेंगे तो, ठीक है। अगर ऐसे नहीं करेंगे आप फिर सोचेंगे कि ऊपर ऊपर से पढ़ लें तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। बस आप लोग जो है सपोर्ट करते रहिए, पूरी प्रैक्टिस जो है मैं यहीं पर आप लोगों को करवाऊंगी। सहारा रेगिस्तान के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए आज का सहारा एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था, बिल्कुल सही बात है। पहले सहारा जो अभी है वैसा नहीं था, पहले जो है बहुत ही हरा भरा मैदान था। सहारा मरुस्थल की जलवायु जो है ना गर्म और शुष्क दोनों थी। सहारा में रातों में जो है अत्यधिक ठंडी होती है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो तापमान है ना गिर कर एकदम 0 डिग्री हो जाता है, इसलिए रात के टाइम पे जो है रेत बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। सहारा रेगिस्तान में लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। तो यहाँ पे जो है पूरे ही ऑप्शन आपके करेक्ट है, मतलब 4th ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, कायांतित शैल, ठीक है। अत्यधिक ताप और दाब के कारण जो है अग्नि और अवसादी शैल जो है कायांतित शैल में जो है परिवर्तित हो जाती है। याद रखिएगा अत्यधिक ताप और दाब के कारण जो है अग्नीय शैल और अवसादी शैल किस में परिवर्तित हो जाती है, कायांतित शैल में। देखिए चूना पत्थर का किस में परिवर्तित होता है, संगमरमर, बिल्कुल सही। चिकनी मिट्टी, स्लेट। बलुआ पत्थर, संगमरमर, नहीं भाई, बलुआ पत्थर किस में होता है, क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट। याद रखिएगा ये पूछा जाता है कई बार, ऐसे ही पूछ देगा आपसे फिर गलत हो जाएगा। ए बी सही है, सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। तो बलुआ पत्थर जो है संगमरमर में नहीं, क्वार्टजाइट में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी। निम्नलिखित गैसों में से कौन सा वायुमंडल का एक बड़ा भाग बनाती है, बहुत ही इजी है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमें पता है कि कितना होता है, ऑक्सीजन 21% होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, अरे भाई तो बहुत ही पॉइंट में इसकी मात्रा होती है, तो ये तो होगा ही नहीं। ऑक्सीजन, हीलियम बिल्कुल नहीं, ऑक्सीजन, ऑर्गन बिल्कुल नहीं। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, हमारे वायुमंडल में जो सबसे अधिक गैस पाई जाती है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन जो है कितना 21%, ठीक है 21%। याद रखिएगा ये जो पिक्चर दिखाने का मेन मकसद है ना कि आपके दिमाग में जो है ना छप जाए। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करना है तो। देखिए मैं बार बार बोलती हूँ क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। बाह्य वायुमंडल में, वायुमंडल मैंने आपको अच्छे से समझाया था, अब यहाँ पे समझाऊंगी नहीं, बस बता रही हूँ क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बाह्य वायुमंडल में मौसम संबंधी घटनाएं, बिल्कुल नहीं भाई, मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ पाई जाती हैं, क्षोभ मंडल, सबसे निचली परत जो होती है क्षोभ मंडल, यहाँ पे जो है मौसम संबंधी वर्षा वोला सब कुछ जो है यहीं पर पाया जाता है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन आपका गलत हो गया, बाह्य वायुमंडल में थोड़ा ना मौसम संबंधी घटनाएं पाई जाती हैं। पृथ्वी से प्रसारित जो रेडियो तरंगे हैं, पृथ्वी से जो प्रसारित रेडियो तरंगे हैं वो इस परत द्वारा मतलब कि बाह्य वायुमंडल में जाकर पुनः पृथ्वी पर जो है परावर्तित हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे ए तो गलत है, बी सही है, यहाँ पे दोनों सही दोनों गलत बता रहा है, यहाँ पे ए गलत है, ठीक है, ए गलत और बी सही, 4th ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अमेजन बेसिन में वनों के विनाश के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों
ए और बी को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, देखते हैं क्या अमेजन बेसिन के बारे में बताया है। देखिए, वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है। अमेजन बेसिन जो है ना, यहाँ पे वर्षा बहुत अधिक होती है, तो इसी कारण जो है मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो बह जाती है। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे सघन वन जो है वो किस में बदल जाते हैं? बंजर भूमि में। क्यों? क्योंकि वर्षा अधिक होती है। तो ये बात तो एकदम करेक्ट है। देखिए, विकास गतिविधियों के चलते अमेजन बेसिन का जो जंगल है ना, विकास गतिविधियों के कारण, मतलब इतना डेवलपमेंट, इतना जो चीज़ें बनती जा रही हैं, आप लोगों को जो है घर चाहिए, संख्या बढ़ रही है, तो यहाँ पे जो है विकास गतिविधियों के चलते ना वर्षा वनों का बड़ा भाग जो है क्या होते जा रहा है? लुप्त होते जा रहा है। तो ये भी बात सही है। ए और बी दोनों सही है। देखते हैं कहाँ पर है। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करती हूँ सभी क्वेश्चन जो है आप लोगों के इसी बार जो है क्लियर हो गए होंगे। और 3 सेट में हम लोग अभी तक जो है 45 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ मैं। और आपको 10 से क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ कि 7, 8 या 10 प्रैक्टिस सेट में करवाऊंगी। और इस तरीके से कराऊंगी ना कि सिर्फ आपको मैंने 45 क्वेश्चन जरूर करवाई हूँ अभी तक, लेकिन आप लोगों को सिर्फ 45 क्वेश्चन तैयार नहीं हुए। उस 45 का जो मैंने फैक्ट्स बताए हैं, याद रखिएगा, मैंने 15-20 फैक्ट्स तो आप लोगों को एक्स्ट्रा बताए होंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन के साथ जो है एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो है लगभग मैं बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सतत पोषणीय विकास को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने चाहिए? सतत पोषणीय विकास। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 8th क्लास की जो है ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने पूरा कंप्लीट करा। अगर जिन लोगों ने पढ़ा होगा ना, इनके क्वेश्चन गलत ही नहीं होंगे। देखिए, नवीकरणीय संसाधनों के इस्तेमाल पर जोर देना चाहिए। बिल्कुल, नवीकरणीय संसाधन का अगर इस्तेमाल करेंगे तो, क्योंकि इनको तुरंत बनने में जो बहुत कम समय लगता है, लेकिन जो अनवीकरणीय संसाधन है इनको बनने में जो बहुत ही अधिक समय लगता है। तो इसलिए बोला जाता है अनवीकरणीय संसाधनों का प्रयोग जो है, इस्तेमाल जो है सोच समझ के करना चाहिए। लेकिन नवीकरणीय संसाधनों का इस्तेमाल पे जोर देना चाहिए, लेकिन इस पर भी इतना अधिक जोर नहीं दे देना चाहिए, इतना फिजूल खर्च नहीं करना चाहिए कि भविष्य के लिए जो है इसकी कमी होने लगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन ऐसे करेक्ट है। केवल जीवन के उन रूपों का सम्मान करें, केवल जो आपके देखभाल करना और आर्थिक रूप से लाभदायक है। बिल्कुल भी नहीं भाई। पर्यावरण के प्रति व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन। बिल्कुल सही, ए और सी करेक्ट होगा। देखिए कहाँ पर है, सेकंड ऑप्शन। सतत पोषणीय विकास से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बता देती हूँ जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, सतत पोषणीय जो विकास है ना, संसाधनों का उपयोग करना, जो सतत पोषण मतलब संसाधनों का आपको उपयोग तो करना है, लेकिन भविष्य के लिए उनका संरक्षण इस तरीके से करना कि उनका जो संतुलन है वो बना रहे। ठीक है, इसलिए नहीं कि जैसे कि अब आपको नवीकरणीय संसाधन की अगर बात करें, आपको जैसे कि हवा है, तो हवा का प्रयोग कितना भी करें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो पानी है अगर आप वेस्ट करेंगे ना, तो हम जानते हैं कि पानी जो है हमारी धरती पे बहुत लिमिटेड है, इसलिए उसका जो प्रयोग है उसको सोच समझ के करना चाहिए। भले ही पानी जो है एक नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग तो करना है आप लोगों, लेकिन भविष्य के लिए उनका संरक्षण में संतुलन बनाए रखना है। मतलब थोड़ा सा अपने आप को सोच समझ के उसका प्रयोग करना है। ऐसे संसाधनों का विकास जो भावी पीढ़ी के लिए जो है निरंतर उपादेय बने रहें। ठीक है, सतत पोषणीय विकास क्या होता है? मतलब जो नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन है जिनका प्रयोग जो पुनः बनने में जो है बहुत ही कम समय लेते हैं, लेकिन अगर सतत पोषणीय विकास की बात करें तो हमें जो है भविष्य के लिए भी बचा के रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रारंभिक स्तर की कक्षा में जनसंख्या पिरामिड की सहायता से निम्न में से कौन से आप विषय पढ़ाया जा सकता है? अच्छा सॉरी, एक प्रारंभिक स्तर की कक्षा में जो जनसंख्या पिरामिड, देखिए अभी मैंने 2 दिन पहले ये चैप्टर कंप्लीट करवाया था। जनसंख्या पिरामिड की सहायता से कक्षा में जो है कौन सा विषय पढ़ाया जा सकता है? जनसंख्या पिरामिड। ठीक है, जन्म दर और मृत्यु दर, बिल्कुल। महिला और पुरुषों की जनसंख्या की तुलना, बिल्कुल आप जनसंख्या पिरामिड से करवा सकते हैं। बढ़ती श्रमिक की संख्या, बिल्कुल बता सकते हैं। प्रवसन, ये प्रवसन है। ठीक है, प्रवसन है। ठीक है, प्रवसन क्या होता है? मतलब कि प्रवसन के कारण भी जनसंख्या में परिवर्तन देखने को मिलता है ना। कैसे कैसे कि जैसे कि कुछ लोग जो है देश के भीतर आए, अप्रवासी लोग, और कुछ जो है देश को जो है छोड़कर चले गए। ठीक है, तो मतलब उससे भी जनसंख्या में परिवर्तन देखने को मिलता है, लेकिन प्रवसन के स्वरूप देश के भीतर की बात की है तो ये नहीं दिखा सकते। तो ए बी सी जो आपका करेक्ट होगा। देखिए कहाँ पर है, पहला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों और पूर्तिकारों और कामगारों दोनों द्वारा होता है। बिल्कुल, जो सहकारी क्षेत्र है ना, उसमें जो है उद्योगों का जो स्वामित्व और संचालन है कच्चे माल के जो उत्पादक होते हैं, पूर्तिकार और जो कामगार होते हैं, दोनों के द्वारा चलता है। तो ये बात तो सही है, मैंने उद्योग वाला चैप्टर करवाया था ना, उसी का है ये। मारुति उद्योग लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सहकारी नहीं भाई, सहकारी उद्योग नहीं है ये। जो आपका सहकारी उद्योग में क्या है, जैसे कि मदर डेयरी हो गया,
ठीक है, आपका अमूल वाला जो मैंने बताया था, सुधा डेयरी वाला बताया था, तो वो होगा। तो ए आपका सही है, बी जो है आपका गलत है। तो ए जो है आपका सही है और बी जो है गलत है। तो यहाँ पे जो है आपका केवल ए सही होगा। ठीक है, अब देखिए आपको ये पता होना चाहिए, ये मैंने बहुत ही अच्छे से करवाया था। जो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण ना 4 है, और ये तो आप लोगों को देखिए सहकारी से रिलेटेड, अगली बार हो सकता है निजी से रिलेटेड पूछ ले, या सार्वजनिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दे, या संयुक्त क्षेत्र से पूछ दे। ठीक है, तो 4 स्वामित्व के आधार पे जो उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है वो 4 भागों में बांटा गया है, निजी, सार्वजनिक, संयुक्त और सहकारी। निजी क्षेत्र जो इसमें व्यक्तियों का समूह द्वारा स्वामित्व का संचालन, मतलब व्यक्ति जो है अपने द्वारा ही जो है कुछ व्यक्तियों के समूह द्वारा जो है स्वामित्व का संचालन करता है, स्वामित्व और संचालित करता है खुद के द्वारा। लेकिन जो सार्वजनिक क्षेत्र है ना, जिसमें सरकार द्वारा स्वामित्व होता है, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा जो है स्वामित्व और संचालित होता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड या स्टील अथॉरिटी ऑफ लिमिटेड। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सार्वजनिक है। सार्वजनिक क्षेत्र का जो उद्योग है इसमें सरकार द्वारा जो है स्वामित्व और संचालित होता है। लेकिन संयुक्त क्षेत्र में राज्य और व्यक्ति, मतलब सरकार और व्यक्ति दोनों के द्वारा जो है स्वामित्व संचालित होता है। जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड, सॉरी सहकारी का मैंने बता दिया, जिसमें कच्चे माल का जो उत्पादक और श्रमिक दोनों होते हैं, दोनों के द्वारा जो है स्वामित्व और संचालन होता है। तो इसमें जो है उदाहरण जो है आप लोगों को बताया ही था। तो उद्योग वाले चैप्टर से देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस बनते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि अगर आप एनसीईआरटी मैंने जो पकड़ा है, देखिए यहाँ पर जो है मैं आप लोगों के लिए इस तरीके से मटेरियल अगर प्रोवाइड कर रही हूँ, ये आप जो है जाके पेड कोर्स लेंगे ना, तब कहीं जाके आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पे बस मेरी कोशिश है कि लोग सीटेट जैसा एग्ज़ाम एक ही ईजिली जो है सेल्फ स्टडी करके जो है अपना निकाल सकते हैं। तो वो जो है आप जो है एनसीईआरटी पे फोकस करके पढ़िए। मैं आप लोगों की मदद करूँगी, मैं एक हेल्प करूँगी, बस मैं गाइड करूँगी कि किस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। यहाँ से आप लोगों को एक अच्छा स्टडी मटेरियल मिलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जुड़ सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को टाइमली जो है मटेरियल मिल जाए और नेक्स्ट सीटेट जो है आप अपना क्लियर कर सकें। ऑल द बेस्ट।